आज व्यू 360 में वज़ीर आज़म से गुजारिश करूंगा कि आवाम की ज़रूरियात को मुकद्दम रखते हुए इस वक्त भारत से ग़िज़ाई अजनास की दरामद की इजाज़त दे देनी चाहिए। मिफ्ताह इस्माइल से ख़ुसूसी गुफ्तगू। हिंदुस्तान से इसेंशियल फूड आइटम्स का इंपोर्ट अलाउ कर दें। 9/11 के हमले में बच जाने वालों की कहानियां सुनाने वालों का म्यूजियम बंद क्यों करना पड़ा? ये म्यूजियम उसकी याद ताज़ा करता आ रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि अब यहाँ नहीं रहेगा। और मिलिए ऐसे असातिज़ा और मुंतज़मीन से जिनकी बदौलत बहुत से पाकिस्तानी नौजवानों का फ़नून लतीफ़ा को सीखने का शौक़ पूरा करना मुश्किल नहीं रहा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिर लाखों अफराद की इमदाद और बहाली के लिए चीन, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इमदादी सामान भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा है, जबकि महकमा मौसमियात ने अभी मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान में मानसून की इन बारिशों को मानसून ऑन स्टीरॉइड्स का नाम दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती के लिए आलमी इदारे के सरबराह अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कल वाइट हाउस ने USAID के ज़रिए पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मज़ीद $3 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया। वाइट हाउस ने अपने बयान में पाकिस्तान में होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। इस बयान के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद देने वाला सबसे बड़ा डोनर है। सैलाब से जहां कम अज़ कम 1150 अमवात हो चुकी, बुनियादी ढांचे और ज़रूरी फसलों की बड़े पैमाने पर तबाही से मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ये हमारे बस से तबार है। देखो, ये गरीब लोग हैं, 2-3-4 साल ये पैसा जमा करके एक कोठी बनाया, अभी एक दिन में सारे ख़त्म हो गए। अभी ये सालों लगेंगे ये बनाने में। ये इधर ही धूप में पड़े हुए। ज़िंदगी में इतना बारिश नहीं देखा। 14 घंटा बारिश बरसात सैलाब आया, पानी से हम भाग के निकल गए। जब बाद में आया तो कुछ नहीं था, खाली था। गंदम भी लगाते हैं, कपास भी लगाते हैं, जो सब्ज़ी में भिंडी वगैरह वापस लगाते हैं, वो तो सारी अभी तो पूरी नदी के बीच में है सारी ज़मीन। अभी तो सारी फसल लगाना मुश्किल है। अभी भी आगे भी पेशन गोई कहते हैं कि अभी पेशन गोई, अभी जो गंदम का सीज़न आ रहा है वो भी तो नहीं लगा सकते ना अभी। जो जितना भी रोड नेटवर्क है, जो कराची से जो यहाँ तक आते हैं, आपने देखा होगा कि 5-6 रास्ते में पुलें टूटी हैं। इसी तरह पे जो गांव के जितने लिंक रोड से सब के टूटे हुए हैं। और अभी तक आप देख रहे हैं इस गांव के अंदर आप भी बड़ी मुश्किल से पहुँचे होंगे। इसके ये तो बिल्कुल शहर के नज़दीक है, 5 किलोमीटर के अंदर ही है। इसका अभी तक रोड बहाल नहीं हुआ। जो दूसरे दूर दराज के इलाके वहाँ पर क्या हाल है, जिसकी वजह से इमदादी जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि लोग गाड़ियों के अंदर वहाँ जा नहीं सकते। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने आज ईरान और अफ़गानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद की मंजूरी दी। भारत से सब्जियों की दरामद पर वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर का कहना था कि भारत से तिजारत के हवाले से अभी फैसला नहीं किया गया, जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कल वॉइस ऑफ अमेरिका की रमवासी से खुसूसी बातचीत में कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करेंगे कि वो आवाम की ज़रूरियात को सामने रखते हुए भारत से ग़िज़ाई अजनास की दरामद की आर्ज़ी इजाज़त दे दें। इस वक्त जबकि पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं और अनाज की शॉर्टेज है, ख़ास तौर पर टमाटर और प्याज की, और उनकी कीमतें बढ़ गई हैं और आम आदमी की पहुंच से निकल गई हैं, तो इस वक्त फिल फॉर हिंदुस्तान का लैंड रूट खोलकर हिंदुस्तान से कुछ इंपोर्ट कर लेना चाहिए टेम्प्रेरी बेसिस पे, इसेंशियल फूड स्टफ़। मैं सिर्फ प्याज और टमाटर का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि भिंडी की भी ज़रूरत हो सकता है दीगर वेजिटेबल्स की ज़रूरत हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने भी हमसे कहा है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम वहाँ से फूड स्टफ़ जो है वो हिंदुस्तान से लाकर यहाँ पर दे दें, विच आई थिंक इज़ अ वेलकम मूव। लेकिन ये मेरा ख्याल है, ये हुकूमत का भी तो ख्याल नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल ये गुजारिश वज़ीर आज़म साहब को करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की नीड्स एंड खुराक की नीड ट्रम्प ऑल अदर पॉलिटिकल कंसिडरेशन, और कुछ अरसे के लिए हिंदुस्तान से इसेंशियल फूड आइटम्स का इंपोर्ट अलाउ कर देना चाहिए। अच्छा, आपने ईरान की गैस पाइपलाइन पे भी बातचीत दोबारा शुरू करने की बात की। इस हवाले से मैं कुछ बताइएगा कि इसके पीछे क्या आपकी सोच है या ये फिर हुकूमती सोच है, किस तरह से ये रिवाइव होगी? ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की एक बात है बहुत अरसे से। ईरान अंडर सैंक्शंस है और इसके लिए, और कभी कभी सैंक्शंस के पार आ जाता है, फिर कभी सैंक्शंस में चले जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट लाना भी इधर मुमकिन नहीं है हमारे लिए। लेकिन बहरहाल हमको गैस की बहुत ज़रूरत है,
تو میری یہ سوچ تھی کہ اگر ہم کو یہ یو این سے یا جہاں سے بھی سینکشنز کے اوپر سے ایگزیمپشن مل سکتا ہے تو پھر ہم کو یہ ایگزیمپشن لے کر ایران سے گیس پائپ لائن کی بات کرنی چاہیے. اقوام متحدہ نے $160 ملین مانگے ہیں پاکستان کے سیلاب سے متاثرین افراد کی مدد کے لیے. اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوگی یا ہو رہی ہے؟ یہ پہلی فلیش اپیل ہے. میرے خیال سے یہ نمبر جو ہے وہ ایونچولی بڑھ جائے گا. دس از اونلی گوئنگ ٹو ہیلپ 6 ملین پیپل. لیکن جو پاکستان میں اس وقت افیکٹڈ ہیں وہ 46 ملین پیپل ہو چکے ہیں. تو ہماری نیڈز بہت زیادہ ہیں. لیکن بہرحال مطلب یہ کہ یہ دس از اے اسٹارٹ. ایسے میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پی ٹی آئی جس کی اگر یہ طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کر سکے اور ان سے چندہ لے سکے اس مقصد کے لیے، تو ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے تھا؟ ہم نے تو ہر دور میں ساتھ ملایا ہے. گزشتہ مطلب کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کری ہے جس میں ہمارے افواج پاکستان کے بھی لوگ تھے، این ڈی ایم اے کے بھی چیئرمین تھے، تمام لیڈران تھے، بہت سارے وزراء تھے. سندھ کے چیف منسٹر صاحب تشریف لائے تھے. ویڈیو پہ چیف منسٹرز نے، عمران خان کے جو دونوں چیف منسٹرز ہیں انہوں نے آنا پسند نہیں کیا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اوبیسلی ہر جگہ پہ دعوت دیتے ہیں. میں کل بھی پرسوں بھی تیمور جھگڑے سے ملا ہوں، جبکہ یہ انہوں نے ایسے قسم کا لیٹر لکھا. اینڈ آئی سیڈ کہ لیٹس ابسٹریکٹ فرام پالیٹکس اینڈ گو اسٹریٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ ورک. جو آئی ایم ایف نے دی ہیں، لیکن جو رقم آپ کو مل رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، بہت سارے ماہرین کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کا معاشی جو اس وقت بحران دیکھا رہا ہے اس کے لیے تو یہ بہت کم ہے. تو پاکستان کو اس سے وقتی ریلیف ملے گا، کیسے ملے گا جب رقم اتنی کم ہے؟ جو آئی ایم ایف کی یہ ٹرانچ ہوگی 7ویں اور 8ویں ریویو کے، یہ 1.16 ارب ڈالر، جیسا کہ میں نے گزارش کی آپ کو. آئی ایم ایف اس سال میں ہم کو تقریباً $4 بلین دے گا. اس کے علاوہ ورلڈ بینک جو ہے وہ تقریباً $2 بلین دے گا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک شاید $3 بلین دے گا. اس کے علاوہ بائی لیٹرلز جو ہیں ہمارے ڈونرز، مثال کے بائی لیٹرل جو کنٹریز ہیں جن کی ڈپازٹس رکھی ہوئی ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، چین ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، ان کی ڈپازٹس جو ہیں وہ ری رول ہوں گی تو وہ پاکستان کو آسانی ہو جائے گی. اس کے علاوہ سعودی عرب نے ڈیفرڈ آئل فیسلٹی اپنی بڑھائی ہے، انہینس کی ہے بائی $1 بلین. تو ہمارے پاس جو ضرورت تھی وہ تقریباً $30 بلین کی ہے، اور ہمارے پاس جو اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پر $36 بلین تو اس کی ہم کو نظر آ رہے ہیں پیسے. تو اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال کے اندر ہم سارے رواں میں $6 ارب سے اپنا ریزرو جو ہے وہ انکریز کر سکیں گے. پاکستان میں نہ ختم ہونے والی بارشوں کے سلسلے اور غیر معمولی سیلاب کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلی بتائی جاتی ہے. اقوام متحدہ کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو مستقبل میں ان ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سالانہ $26 ارب تک کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ماہرین کے مطابق کلائمیٹ چینج میں مغربی ممالک اور خاص طور پر انڈسٹریلائزڈ ممالک کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان جیسے ممالک پر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جمائنہ صدیقی، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک ہیں، سینئر فیلو ہیں. جمائنہ، بہت شکریہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو اگر ہم جو سچویشن اس وقت پاکستان میں ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ، قدرتی آفات سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اب ایک خیال یہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری ماحولیاتی تبدیلی جو ہے جس کی وجہ پہ دنیا فیس کر رہی ہے، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے امپیکٹ جب آنا شروع ہوگا تو وہ ٹائم لے گا، یہ جلدی شروع ہو گیا ہے یا اسی پیٹرن پہ تھا؟ یہ آئی تھنک 2010 سے تو پتہ چل گیا تھا، احساس ہو گیا تھا کہ کلائمیٹ چینج ہے پرابلم پاکستان میں. وہ جو امپیکٹ ہوئے تھے فلڈس کے 2010 میں اور 2020 میں بھی، جو اسپیشلی اربن ایریاز کراچی، لاہور میں، اس کی وجہ سے پاکستان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ جی پرابلم ہے، ہم کو تیاری کرنی چاہیے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے ایک ڈیوٹی کہ اسسٹ کرے پاکستان کو. لیکن یہ جو سائٹیشنز کر رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ جسٹس چاہیے ہے، لاس اینڈ ڈیمیج کا ہم کو ریپریشنز چاہیے ہیں، یہ پیرس اگریمنٹ میں ہے لکھا ہوا. بٹ جو آپ کی اپنی جو ایگریکلچر سیکٹر، جو آپ چیزوں کے لیے پلان نہیں کر سکتے کہ یہ امپیکٹ ہوئے گا کلائمیٹ چینج کے ان چیزوں پہ اور ان ایریاز پہ، ان پہ ہے لاس اینڈ ڈیمیج کا فوکس. جو ان کنٹرول گروتھ، کنسٹرکشن، ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ریورز کے کنارے، بڑے بڑے وہ نالوں پہ لوگ گھر بنا رہے ہیں، ریکلیم کر رہے ہیں لینڈ ادھر کراچی میں ڈیفینس کی ایکسٹینشنز اور نئے فیزز بنانے کے لیے. یہ جو
उन पे इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, इस तरह के मानसून्स और सैलाब पे, दोज डोंट फॉल अंडर लॉस एंड डैमेज. लॉस एंड डैमेज होता है जो आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते. जब आपको पता है कि आपकी ग्रोथ अनरेगुलेटेड है, आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर कुछ प्लानिंग ही नहीं कर रही है, अर्बन प्लानिंग, तो जो डैमेजेस आप देख रहे हैं जो घरों के हैं वो ज़्यादातर रिवर्स के पास है, वो नालों के पास है, ये इन पे सबसे ज़्यादा डैमेज हो है, और फिर वो बाकी प्रोविंसेस में फिर आके इम्पैक्ट होया है. तो आप समझती हैं कि इसमें प्लानिंग का फुकदान भी अपनी जगह पे शामिल है, तो किस तरह से हम इसको अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें, कितने % जो है वो प्लानिंग का फुकदान है और कितने % जो है वो ग्लोबल इम्पैक्ट है इस पर? वो तो आई थिंक आपको क्लाइमेट साइंटिस्ट बताएंगे, और अभी भी लोग ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का. ऑब्वियसली तो है इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का. आई थिंक उसमें एक बैलेंस है कि पाकिस्तान को खुद भी सोचना चाहिए है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एडेप्टेशन में क्या कर सकते हैं, हम मिटिगेशन में क्या कर सकते हैं. कुछ स्टेप्स तो लिए गए थे प्रीवियस गवर्नमेंट्स में, इस गवर्नमेंट में भी अभी तो आई है, बट वो भी सोच रहे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में, इसलिए तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज जो एडवोकेट कर सकती है पाकिस्तान के लिए. राइट. तो जो है ना, एक चीज़ जो हमने देखी अभी इस फ्लडिंग सीज़न में या इस मानसून सीज़न में, भारत और अफगानिस्तान में भी इम्पैक्ट आया इसका, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया इसका. क्या वजह हो सकती है इसकी? आई थिंक पाकिस्तान की जियोग्राफी, आप देख रहे हैं कि आपके ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स है, तो आपके ग्लेशियर फ्लडिंग भी होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट बहुत जल्दी हो रहे हैं जो बाकी एरियाज़ में इतने ग्लेशियर्स नहीं हैं. आपके ऑल्सो एरिड लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, जिसमें वो उसकी जो टोपोग्राफी जो पाकिस्तान की है वो बहुत यूनिक है इन कंपैरिजन बाकी मुल्कों के साथ. तो किस तरह का एक्शन प्लान आप समझती हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए, और उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनको शामिल करने की ज़रूरत है? आई थिंक पाकिस्तान को इसको नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस की तरह सोचना चाहिए है. एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए है, सब इंस्टीट्यूशंस को शामिल होना चाहिए, साइंस साइड पे, प्लानिंग साइड पे, मिलिट्री साइड भी, मिलिट्री का भी इसमें रोल है, सिविल सोसाइटी का भी रोल है, एंड इनको सबको मिला के तो चलना चाहिए है पाकिस्तान को. जिस तरह कोविड के टाइम पे वो नेशनल ऑपरेशन सेंटर बना था, उसी तरह का अप्रोच देना चाहिए पाकिस्तान को टू एड्रेस इट्स क्लाइमेट चैलेंजेस. आप समझती हैं कैपेसिटी है? कैपेसिटी है, शॉर्टेज है, बिकॉज आई थिंक जो मेरे ख्यालात हैं कि जो साइंस पार्ट है ना, वो साइंस बहुत फोकस कर रहा है पाकिस्तान में ऑन क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर पे, ड्रिप इरिगेशन पे, पानी पे. जो ये लार्जर डिज़ास्टर इश्यूज़ है, इस पर 10-12 साल हो गए हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का. मेरा जो क्वेश्चन है कि उनने क्या लेसन्स लर्न किए थे 2010 से 2020 में, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. मैं मानती हूँ कि जो इस साल फ्लड्स हुए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है. किसी भी नहीं सोचे कि इतनी बारिश होएगी, इतनी फ्लडिंग होएगी, इतना डिस्ट्रक्शन होएगा, बट कुछ तो लेसन्स लर्न होने चाहिए थे 2010 से. तो वो सोच के वो टेक दोज इनटू अकाउंट टू डिसाइड कि अब किस तरह आगे प्लानिंग करनी है, बिकॉज ये इस तरह फ्लड्स और मानसून रेन्स अब इसी तरह होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. So, इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकती हैं इस डेवलप करने में इस प्लान को? अभी तो फोकस तो है रिलीफ पे, एंड ये अच्छी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलके पाकिस्तान की मदद करनी चाह रही है और पैसे डोनेट कर रही है, प्लेज कर रही हैं. पर आगे का भी सोचना चाहिए. आगे सोचना चाहिए इफ USA या UK गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो क्लाइमेट साइंस पे फोकस करे, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बनाए यूनिवर्सिटीज़ में, स्कॉलरशिप दे यूथ को पाकिस्तान के जो फिर क्लाइमेट साइंस पढ़े और फिर वो इम्प्लीमेंट करे. प्रॉपर अर्बन प्लानिंग, ग्रीन अर्बन प्लानिंग में फोकस करें. जो न्यू एरियाज ऑफ स्टडी है जो इमर्ज हो रही हैं, उसमें पाकिस्तानी यूथ को उसमें पाकिस्तानी यूथ को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और इसे कलेक्टिव अप्रोच जो कि पाकिस्तान को लेनी चाहिए. बहुत शुक्रिया जुमैना सिद्दीकी, आप हमें ज्वाइन कर रही थी स्टूडियोज़ में, और ख़ासतौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट है उस पर बात कर रहे थे. आज़ादी के 75 साल, सुनिए इन 75 वर्षों की तारीख. उनसे जो गवाह हैं कामयाबियों और नाकामियों के, जो याद करेंगे उस गुजरे वक्त के अच्छे और बुरे को, और उनको जिन्होंने की जदोजहद, समाजी आज़ादी और बराबरी की. बयान करेंगे माजी के हक़ाइक़, खेल और आर्ट से लेकर जमहूरियत और आमरीत तक. सुनिए उनको जो शाहिद हैं उन 75 सालों के. VOA उर्दू की खुसूसी पॉडकास्ट सीरीज पाकिस्तान के 75 साल में.
10 दिन बाद अमेरिका में 9/11 को 21 साल पूरे हो जाएंगे। न्यूयॉर्क शहर में कोविड की वबा की वजह से जहां कई कारोबार बंद हुए हैं, वहीं कई गैर सरकारी तंजीमों का काम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इनमें से एक न्यूयॉर्क का मशहूर 9/11 ट्रिब्यूट म्यूजियम भी है, जिसे अब बंद किया जा रहा है। 9/11 नेशनल मेमोरियल के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका कहना है कि इस म्यूज़ियम की ख़ास बात ये थी कि यहाँ आने वालों को इन हमलों में बच जाने वालों से मिलने और उनकी कहानियाँ सुनने का मौका मिलता था। वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे ने इस म्यूज़ियम के बानी से इसके बंद होने की वजूहात जानने की कोशिश की। 2006 में बनाया गया 9/11 ट्रिब्यूट म्यूजियम 9/11 के हमलों के दौरान ट्विन टावर्स से बचाए गए हजारों सर्वाइवर्स के लिए उस सदमे से बाहर निकलने का जरिया बना। हर बार जब मैंने म्यूजियम में अपनी कहानी बताई या म्यूजियम का वॉकिंग टूर कराया, उसके बाद हर बार घर आकर मुझे लगा मेरे जख्म भरे हैं और काफी सुकून महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैंने किसी की मदद की है और उससे मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। 9/11 ट्रिब्यूट म्यूजियम को हमलों के दौरान हलाक होने वाले फायर फाइटर्स और दूसरे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के खानदानों की मदद से बनाया गया। इस म्यूजियम में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में काम करने वालों के बैग्स, आइडेंटिटी कार्ड्स या जूतों जैसी जाती इस्तेमाल की चीजें भी रखी गई हैं जो मलबे से मिली। लेकिन ट्रिब्यूट म्यूजियम की असली पहचान यहाँ लोगों को उस वाक़ये का आंखों देखा हाल बताने वाले वॉलंटियर्स हैं जो खुद इन हमलों में अपनी जान बचाने में कामयाब हुए या फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे। हमने उनकी सख्त ट्रेनिंग की ताकि वो 15 मिनट में उस दिन खुद पर बीतने वाले हालात को 11 सितंबर के हालात व वाक़यात के साथ पेश कर सकें, और विजिटर्स से हमें पता चलता है कि ये उनके लिए कितना मुतासिर कुन है। लोग यहाँ अमरीकी तारीख के सबसे दर्दनाक दिन की कहानी सुनने आते हैं और जाते वक्त सब्र और हिम्मत की कहानियों से मुतासिर होकर जाते हैं। लेकिन कोविड वबा से पैदा होने वाली माली मुश्किलात की वजह से म्यूजियम को अब बंद कर दिया गया है। म्यूजियम की को-फाउंडर जेनिफर एडम्स वेब कहती हैं कि वबा से पहले 9/11 ट्रिब्यूट म्यूजियम को देखने हर साल लगभग 3 लाख लोग आते थे। पिछले साल सिर्फ 26,000 आए। जब कोविड वबा की वजह से न्यूयॉर्क शहर को बंद किया गया, हमारी तमाम इमदाद खत्म हो गई और ये आमदन म्यूजियम टिकट सेल्स, टूर्स और यहाँ बेची जाने वाली चीज़ों से आती है। बदकिस्मती से विजिटर्स न आने की वजह से हम म्यूजियम के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे हैं। म्यूजियम में मौजूद ज्यादातर चीजों को अब न्यूयॉर्क स्टेट म्यूजियम में शिफ्ट किया जा रहा है। ताहम म्यूजियम अपनी वर्चुअल मौजूदगी अभी बरकरार रखेगा। लेकिन इस म्यूजियम से जुड़े न्यूयॉर्कर्स कहते हैं कि म्यूजियम के बंद होने से सर्वाइवर्स और आम लोगों के बीच ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। पिछले 16 साल में हमने जो कुछ किया, लोगों से मिले, उन्हें अपनी कहानियां बताई, उनका प्यार से गले मिलना, आंसू और वो इंसानी जज्बात, और उन सब को अगली नस्लों के साथ बांटने, उन्हें सिखाने का मौका, हम ये बेहद मिस करेंगे। 9/11 सिर्फ तारीखी किताबों में पढ़ने वाला वाक़या नहीं, लोग इसके सदमे को महसूस करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं और इसे याद करते हैं। हर न्यूयॉर्कर आपसे कहेगा 9/11 को कभी ना भूलें, और ये म्यूज़ियम उसकी याद ताज़ा करता आ रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि अब यहाँ नहीं रहेगा। म्यूजियम के नुमाइंदे कहते हैं कि म्यूजियम को खुला रखने में मदद हासिल करने के लिए उन्होंने मकामी हुकूमत और सियासतदानों से कई बार राब्ता किया, लेकिन उनसे कोई ताउन नहीं मिला। इस बारे में हमने भी न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को लिखा, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी का हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना, वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, गीती आरानी, मुर्तजा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
پاکستان میں بہت سے نوجوان خاص طور سے فنون لطیفہ میں ایسے کورسز کرتے آئے ہیں جو بیشتر اداروں کے نصاب میں شامل نہیں ہوتے. ان میں موسیقی، آرٹس اور ڈانس بھی شامل ہے. اب الحمرہ آرٹ کونسل جیسے ادارے ان نوجوانوں کے لیے جو ان فنون کو سیکھ کر اس شعبے میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے اس خواب کو پورا کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہے. سمن خان کی رپورٹ. لاہور شہر کے وسط میں قائم الحمرہ آرٹس کونسل تقریباً 1 درجن ڈسپلنز میں طالب علموں کے لیے اداکاری، گائیکی، کتھک ڈانس اور طبلہ، بانسری، ستار، سارنگی، ہارمونیم جیسے روایتی سازوں سے لے کر وائلن اور گٹار کی کلاسیں بھی آفر کرتا ہے. 1500 روپے ماہانہ دے کر طالب علم کسی بھی کورس میں رجسٹر ہو سکتے ہیں. میں یہ سیکھ کے آمدن کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کو پلے کروں اور لوگوں کو بھی سکھاؤں. میں نے الحمرہ جوائن کیا ہے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ، اور میرے بچے کو شوق تھا گٹار کا، وہ گٹار کلاسز لے رہے، اور میری بیٹی ہے ایک جو میرے ساتھ پیانو کی کلاسز لے رہی ہیں. پاکستان میں نا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی کہ اس کی ویلیو نہیں اتنی ہے. اصل میں ہم ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ ہم اپنا آگے تک اس کو لے کے جا سکیں، کچھ کر کے دکھائیں. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. الحمرہ آرٹس کونسل کے ڈرائنگ ہال میں اس وقت لائف ڈرائنگ سیکھنے والے بیشتر طالب علموں کا مقصد یونیورسٹی کے فائن آرٹس کے شعبے کے انٹری ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ میں وہ فائن آرٹس اور اسکیچنگ وغیرہ کا ہونا لازمی ہے، تو اس وجہ سے میں نے پھر الحمرہ جوائن کیا کیونکہ آپ کی فیس بھی ریزنیبل ہے. اسکیچنگ کے علاوہ یہاں بہت سے نوجوان پینٹنگ، خطاطی، مجسمہ سازی اور فنون لطیفہ سے متعلق دیگر کورسز سیکھنے بھی آتے ہیں. ہر روز نئے بچے آ رہے ہیں، ایڈمیشن ہو رہا ہے، تو پھر جو بچہ جس لیول پہ ہے ہم اس کو اس کے لیول سے ہی سٹارٹ کرواتے ہیں. جب ہم نے فائن آرٹس میں گریجویٹ کیا تو اس میں کیلیگرافی کا وہ نہیں تھا پارٹ، تو میرا انٹرسٹ تھوڑا اس میں بھی تھا، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں کیلیگرافی بھی سیکھ لیتے ہیں. یہاں موسیقی اور آرٹ سکھانے والوں میں بہت ممتاز اور بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ نام بھی شامل ہیں. میں پہلا ٹیچر ہوں پاکستان میں جو اس کی لینگویج بھی پڑھاتا ہوں. جیسے سامنے 3 مائنر کیا ہے، ہارمونک مائنر کیا ہے، نیچرل مائنر کیا ہے، اور اس میں راگ کتنے ہیں، پراپر نوٹیشن کے ساتھ ریڈنگ بھی پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ ایک پڑھے لکھے میوزیشین بنے. آتے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹ، میں سارا کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں گانے سیکھنا ہے، تو میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی آپ ساتھ اپنی اسٹڈی یا جاب وہ ساتھ کرو، اس کے ساتھ آپ گانا سیکھو، پھر وہ ساتھ ساتھ چلیں، اس کا بھی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور پیرنٹس بھی تنگ نہیں ہوتے. الحمرہ ایک سرکاری ادارہ ہونے کی حیثیت سے یہاں سے سیکھنے والوں کو پیشہ ورانہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی لیتا ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے ٹیلنٹ ہنٹ، تو اس میں بھی بچے، کیونکہ وہ ایک اوپن کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، اوپن بھی جو لوگ اس میں جوائن کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ونرز ہیں ان کو ہم جیسے بڑی بڑی پلیٹ فارمز ہیں، ڈفرینٹ چینلز ہیں، ان کے ساتھ ان کی کلیبوریشن کرا دی جائے، ڈفرینٹ پروڈکشن ہاؤسز ہیں ان کے ساتھ ملوا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ایک مسلسل آگے ایک سلسلہ روزگار کا چل سکے. الحمرہ میں آرٹس اور موسیقی کی کلاسز کا سلسلہ تو سال بھر جاری رہتا ہے، اور شام کے اوقات میں ہونے والی کلاسز سے نوجوانوں کو آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی اور ملازمت کے بعد کے اوقات میں غیر نصابی سرگرمیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شوق کی تسکین بھی کر سکتے ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.